4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सूबा और महाराष्ट्र का बड़ा सूबा, ये दो सूबे ऐसे हैं कि जहां के चीफ मिनिस्टर अगर आप कहें तो पीएमओ से संचालित नहीं हो रहे। एक अमित शाह के हाथों से निकला हुआ है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, और योगी आदित्यनाथ ने तो मोदी जी को अपने ऊपर हाथ ही नहीं रखने दिया। आपको याद होगा योगी जी को योगी की बात कर रहा हूँ मैं, योगी जी के पर नकेल डालने के लिए एक AK शर्मा नाम का व्यक्ति भेजा गया था गुजरात कैडर से, उसको भी लिफ्ट नहीं दी थी। हालांकि वो मंत्री हैं। चाहा ये जा रहा था कि पीएमओ से संचालित होगा उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ होने नहीं दिया। अब महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस बन गए। हालांकि उनको डिमोशन करने के लिए अमित शाह ने क्या क्या किया है आप सब जानते हैं। अब शिंदे को मजबूत किया जा रहा है वहाँ, ताकि किसी प्रकार से देवेंद्र फडणवीस कमज़ोर हो जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने RSS को अपने साथ कर लिया है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर का ज़िला सूबा, यानी कि 48 सीटें लोकसभा की हैं दूसरे नंबर पर और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। ये दोनों 120 सीटें, ये समझ लीजिए ये मोदी जी के हाथ में तो हैं, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहोगे तो हाथ में है नहीं। दूसरे शब्दों में बात ये है। अब बात यह है दोस्तों कि अगर ये दोनों सूबे इनके हाथों से निकल जाते हैं, और निकलना इन द सेंस कि जो पकड़ अमित शाह बनाना चाहते हैं, मोदी जी बनाना चाहते हैं, वो पकड़ अगर इस पर नहीं हुई तो 2029 में इनके लिए क्या दिक्कतें होंगी। ये जो फुल बहुमत से सरकार नहीं आई है, तमाम टूल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी, उसमें एक बड़ी अहम वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें 60, 65, 73 हुआ करती थी 14 और 19 में, 2024 में वो 30 पर 33 पर आकर अटक गए। समाजवादी 37 सीटें ले गई, जिसकी 5 सीटें पिछली बार थी वो ख़त्म हो गई थी। कांग्रेस भी 6 सीटें, लगभग 5 या 6 सीटें जीत गई। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ के ज़रिए या यूपी ने दिया मोदी जी को। उधर महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 42 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी के कब्ज़े में थीं, शिवसेना के साथ थीं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे वहाँ महायुति बना करके या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, तो पता चला भारतीय जनता पार्टी 42 से 15-17 पर आकर रुक गई। ये दो बड़े झटके लगे तो 272 का आंकड़ा प्राप्त करना मुश्किल हो गया। कहाँ 400 का दावा किया जा रहा था। अब ये दो सूबे अब भी ऐसे इतनी आसानी से, जैसे आप मध्य प्रदेश को लें, वहाँ पर राजस्थान को लें, बाकी जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है और अपने अपने लोग उन्होंने बिठा दिए हैं, वहाँ के किसी भी चीफ मिनिस्टर की इतनी हकीकत नहीं है कि बिना पीएमओ के अपना कोई काम वो वहाँ करा लें। अभी राजस्थान में देख रहा था मैं, भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उनके विभाग में भूपेंद्र यादव को बिना हटाए 4 लोगों को निकाल दिया गया। 2 को बर्खास्त कर दिया, 2 को निकाल दिया गया। पीएमओ की सिर्फ एक छोटी सी बात पर बताया जाता, वो एग्जैक्टली तो निकल कर वजह नहीं आई है। पीपल का पौधा दे दिया था, दूसरा पौधा था जो वहाँ पर मोदी जी को उसका वृक्षारोपण के दौरान इस्तेमाल करना था। तो यहाँ भूपेंद्र यादव इतने मजबूत नेता, बल्कि आप कहें अमित शाह के बहुत करीबी और नंबर 2 के नेता, जो बार बार राजस्थान सरकार के अंदर कोई ना कोई हस्तक्षेप करते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो पीएमओ ने ज़रूरत महसूस नहीं करी कि वो भूपेंद्र यादव से पूछेंगे, बल्कि उनके हटने के नंबर आ गए थे, ऐसा लगने लगा था, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पीएमओ को कोई फर्रा आएगा और योगी आदित्यनाथ के किसी अधिकारी को हटा देगा? योगी आदित्यनाथ ने एक अधिकारी को आने के बावजूद भी ठंडे बस्ते में डाले रखा है। तो 2029 में जिस प्रकार का शिकंजा देश में चढ़ाने की बातें चल रही हैं, आप यकीन मानिए दोस्तों, 2029 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 2 सूबे ऐसे हैं जो इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। बल्कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में तो ये बातें भी आने लगी हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र की सीमा के पार वो कहीं ज़्यादा एक्सेप्टेबल हों, लेकिन RSS के करीब हैं, ब्राह्मण बताए जाते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं,
महाराष्ट्र के अंदर बिजनेस में लाने में भी मदद की है, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री मटेरियल के लिए हो सकती हैं वो देवेंद्र फडणवीस पूरी करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और इधर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री, लेकिन दुनिया जानती है कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल ज़रूर हैं। भले उनका एक अपना अलग, मैं कह सकता हूँ कि उनका वोट बैंक है जो हिंदुत्व की राजनीति को पसंद करता है। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र का 2029 पर उस प्रकार से पकड़ नहीं दिख रही जिस तरह से इन्होंने इंतज़ाम किए हैं। इंतज़ाम इन्होंने इस तरह से किए हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन कर दें, ऐसा भी जिक्र आता है। ये भी आता है कि अपने अपने पिट्ठू बिठा दिए जाएं ताकि आने वाले वक्त में पूरा का पूरा प्रदेश अमित शाह या बीजेपी या मोदी जैसा कि संचालित करते हुए आए वो ही करते रहें। लेकिन ये दो लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये दो लोग नहीं हैं, ये दो प्रदेश हैं। 80 और 48 सीटें अगर बताते तो 128 सीटें हो जाती हैं। इन्होंने अगर अपनी पकड़ ढीली कर दी तो आप यकीन मानिएगा कि फिर 2029 मुश्किल हो जाएगा। अब उसके लिए ज़रूरी है कि अमित शाह को चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से, जैसे कि आरोप लगते हैं, या अपने को जो टूल किट्स उनके पास हैं, SIR वगैरह जो भी कुछ है, उसका इस्तेमाल इनको करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और दूसरा काम इनको ये भी करना पड़ेगा जिसकी आशंका है कि जैसे इन्होंने बंगाल जीत लिया है, अपने जो भी काम करके तिकड़म लगा के, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का आरोप है, ऐसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया ही जाएगा, या तो हरवाया जाएगा या हटाया जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री पद के लिए ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है छोटे लोग, मतलब मैं छोटा लोग इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, चीफ मिनिस्टर तो छोटा पद होता है, उसकी कुर्बानी, एक प्रदेश की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये दो प्रदेश ऐसे कंट्रोल में नहीं है जैसे बीजेपी शासित प्रदेश तमाम बीजेपी के कंट्रोल में है। और दूसरी बात, दोनों ही लोगों का ताल्लुक RSS से है। अब RSS भी ख़त्म होती हुई दिख रही है, ख़त्म होना इन द सेंस के बीजेपी बहुत ज़्यादा उस पर इन्हसार नहीं करती है, डिपेंड नहीं है। यही बात है नड्डा ने कही थी कि अब हमें RSS की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अचानक 2-4 जगह हार गए, इनके हाथ पैर फूल गए। तो ये दो प्रदेश तो दोस्तों ऐसा लगता है देवेंद्र फडणवीस इस बात को पहचान गए कि शिंदे को मजबूत करने का क्या तरीका कर रहे हैं अमित शाह। जो अभी शिवसेना के बचे हुए सांसद आए हैं वो बीजेपी में जाने चाहिए थे, अगर अमित शाह या किसी और ने उसकी वो की है लाम्बिंग, वो शिंदे के पास क्यों चले गए? चूँकि वो शिंदे को मजबूत कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी में मर्ज दिखाई दे। हालांकि बहुत अक्लमंद आदमी लगते हैं शिंदे मुझे। जिस आदमी ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की नीचे रह करके उनकी नीचे की ज़मीन खींच ली और पता नहीं होने दिया, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन वो शिंदे को मजबूत कर रहे हैं, वरना ये सांसद आते देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत बीजेपी ज्वाइन कर लेते। खैर, ये बातें चल रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये दो प्रदेश अमित शाह और बीजेपी के सामने और मोदी के सामने बड़े चैलेंजिंग साबित होने जा रहे हैं 2029 को लेकर। जय हिंद।